ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट पार्ट, नवाब ने कलकत्ता को कैप्चर किया, ब्रिटिश ने रिटेलिएट किया उसके बदले में, और कलकत्ता को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया 1757 एडी में। ब्रिटिश जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला, ब्रिटिश का क्या स्कीम था कि वो सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा दिया जाए और वो गद्दी पर अपने जो वो चाहते थे वो कोई राजा उनके हिसाब से राजा बैठे ताकि उनकी डिमांड्स को वो पूरा करे। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने एक प्लॉट वहाँ पर हैच किया और मीर जाफ़र को वहाँ पर जितवाया, और कमांडर इन चीफ जो था नवाब की आर्मी का, मीर जाफ़र, आमीन चंद द ट्रेजर्स एंड जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक जो पॉलिसी अपनाई बंगाल में, एक उसने एक ज़मीन के डिस्प्यूट को लेकर के मीर जाफ़र को वहाँ पर जीत दिलवाई, किसके अगेंस्ट, जो कमांडर इन चीफ थे नवाब की आर्मी के, आमीन चंद के अगेंस्ट, और जो ट्रेजरी थे जगत सेठ, और जो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के जगत सेठ। ठीक है, इनका उसने सपोर्ट लिया और ब्रिटिश फोर्सेस ने नवाब को प्लासी में डिफीट किया 23 जून 1757 को, और नवाब को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया। ब्रिटिशर्स ने फिर उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। तो इसमें आपने क्या देखा कि क्या समझा कि बंगाल के नवाब के अगेंस्ट उन्हीं के लोगों को यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने, उन्हीं के लोगों को, मतलब जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, आमीन चंद जो था ट्रेजरी था, ट्रेजर खजांची जिसको बोलते हैं, और जो जगत सेठ थे वो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, है ना। तो इन जितने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे नवाब की जागीर में या फिर नवाब के कोर्ट में, उन्हीं का यूज़ करके उसने नवाब के अगेंस्ट वॉर किया और फिर नवाब को मार दिया। ठीक है, और इस तरह से फिर सिराजुद्दौला मारे गए, जो बंगाल के नवाब थे। अब उनकी जगह पर, जैसा ब्रिटिश चाहते थे, मीर जाफ़र को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, जो ये बैटल था प्लासी का, ये एक लैंडमार्क है इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि यहीं से रास्ता मिला ब्रिटिशर्स को बंगाल में कन्केस्ट करने का, और फिर धीरे धीरे पूरी इंडिया में जो है इस्टेब्लिश होने का। इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कैरेक्टर था वो ट्रेडिंग कंपनी से बदल करके पॉलिटिकल पावर के रूप में जो है बदल गया, और अब जो बंगाल का पूरा रिसोर्स था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। कंपनी ने फर्दर कई कन्केस्ट किए, इसके बाद एक के बाद एक ब्रिटिशर्स ने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फुटहोल्ड कनकेर किया पूरे देश में बंगाल के बाद। ठीक है, मीर जाफ़र जो नया नवाब बना था उसे ब्रिटिशर्स ने रिवॉर्ड किया था, उन्होंने गद्दी पर बिठाया था, लेकिन ब्रिटिशर्स की बढ़ती हुई डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उसे भी डिस्पोज कर दिया गद्दी से, और उसके बाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। जो नया नवाब था उसने बर्दवान, मिदनापुर और चिट्टगांव, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स को कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों में ट्रेड करने का ग्रांट कर दिया। ये तीनों राज्य उसको, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट थे वो ब्रिटिशर्स को उसने दे दिए। फिर बक्सर का बैटल हुआ इसी सीक्वेंस में बंगाल को कैप्चर करने के लिए। मीर कासिम जो था वो खुद को ब्रिटिशर्स की होल्ड से अब आज़ाद करना चाहता था, वो क्योंकि परेशान हो चुका था इनकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करते करते। उसने अपनी पोजीशन को कोर्ट में स्ट्रेंथर किया, उसने अपनी आर्मी को ट्रेन किया यूरोपियन स्टाइल में, और इंटरनल ट्रेड पर जो ड्यूटीज़ थी उनको भी अबॉलिश कर दिया। इससे कंपनी को काफ़ी हर्ट हुआ, कंपनी को काफ़ी लगा कि हमने ही इसे नवाब बनाया है और ये हमारे ही अगेंस्ट अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमारे ही अगेंस्ट जो है चीज़ें कर रहा है। तो फिर उन्होंने रिटेलिएट किया और नवाब पर अटैक किया, और नवाब को फिर वहाँ से भागना पड़ा। फिर इलाहाबाद की ट्रीटी की गई, जिसका जो बैटल ऑफ बक्सर के बैटल का कंक्लूजन था। इस ट्रीटी में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने जो थे दीवानी का राइट जो था, रेवेन्यू का राइट, रेवेन्यू का जो राइट था बंगाल के प्रोविंस में, बिहार और उड़ीसा में, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। और जो अवध के नवाब थे उन्होंने
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद में जो अवध के नवाब थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट और कोरा का डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपीज़ एज अ वॉर डैमेज उन्हें पे किया। मीर जाफ़र को रिप्लेस करके जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और ब्रिटिश की पोजीशन जो थी वो काफ़ी एनहेंस हो गई, लीगलाइज वहाँ पर। अब मीर जाफ़र जो पावरलेस था वो थ्रोन पर बैठा था और बक्सर का जो बैटल हुआ ये वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी फेटफुल साबित हुआ और वो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मास्टर बन गए और जो मीर जाफ़र था वो एक ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में रह गया ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को कैसे कंसोलिडेट किया। ब्रिटिश ने ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की बंगाल में, मतलब जो गवर्नमेंट की पावर थी, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस थे उनको डिवाइड कर दिया गया। कंपनी के पास रेवेन्यू और मिलिट्री का पावर मिल गया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और नवाब जो था मीर जाफ़र जो नवाब था उस समय पर, वो सिर्फ उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और उस नवाब के पास अब केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पावर के नाम पे और सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे कुछ भी नहीं था। फिर जब नेक्स्ट गवर्नर आए बंगाल में, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने ये ड्यूअल सिस्टम जो था इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि देखा उन्होंने कि कई सारी माइजरीज आ रही हैं लोगों को, कई सारी परेशानियां आ रही हैं इस सिस्टम से। तो एडमिनिस्ट्रेशन में से ये जो सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट को, इसको ख़त्म कर दिया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आया और उसने बंगाल को डायरेक्ट कंट्रोल में रख लिया और पूरा कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। मतलब पूरा जो अधिकार था, जो थोड़ा बहुत नवाब का रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो इंटरफेरेंस था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। जो पूरा बंगाल था वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के और नवाब को डिस्पोज कर दिया गया उसकी पोस्ट से और पेंशन पे रख दिया गया। अब तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने ईस्ट में अपनी पूरी सुपरमेसी हासिल कर ली। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ईस्ट की जो पार्ट थे उन सब पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। फिर है अब बंगाल के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स को भी, टेरिटरीज़ को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। तो हम अब देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया अपनी टेरिटरीज़ को इंडिया के दूसरे पार्ट्स में। पहले मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और भी दूसरे जो इंडियन पावर्स थे वहाँ पर इंडिया में, जैसे कि मराठास थे और हैदराबाद, मैसूर, जो इंग्लिश कंपनी को चैलेंज कर सकते थे। तो हम पढ़ेंगे कि इनके रिलेशन कैसे थे। ये जो रूलर्स थे, मैसूर के रूलर थे हैदर अली, उनके क्या रिलेशंस थे यूरोपियन पावर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ और फ्रेंच के साथ इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। बंगाल में उन्हें इजीली सक्सेस मिल गई थी ब्रिटिशर्स को। फिर इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी एक ट्रीटी की और बदले में जो नॉर्दर्न सिरकार था उसका कंट्रोल उन्हें मिल गया निज़ाम की हेल्प से। हैदर अली, फिर निज़ाम की हेल्प से उन्होंने हैदर अली की अगेंस्ट एक ट्रूप किया, लेकिन हैदर अली जो थे वो कंपनी की आर्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अटैक को रिटेलिएट किया और मद्रास पर कंट्रोल जो था उनका, उसको उसके लिए खतरा बन गए। पर दोनों ही साइड से जो कनकेस्ट थे दूसरे, उनको रिस्टोर कर लिया गया और उन्होंने म्यूचुअल हेल्प के लिए दोनों में एक ट्रीटी हो गई ब्रिटिशर्स में और हैदर अली में, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि दोनों थर्ड पार्टी के अटैक से दोनों की हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सॉरी। लेकिन जब हैदर अली पर मराठास ने अटैक किया 1771 में, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी प्रॉमिस को उन्होंने नहीं निभाया, जिससे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1771 में जब हैदर अली पर अटैक किया मराठास ने, तो अंग्रेज़ जो थे वो उनको रेस्क्यू करने, बचाने नहीं आए, जैसा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी में जो है ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था।
ऐसी ट्रीटी की थी। तो जो माही का कैप्चर जो था फ्रेंच की तरफ से, हैदर ये ज़्यादा इससे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, और हैदर अली जो थे वो चाहते थे कि ये जो पोर्ट है माही का वो खाली कर दिया जाए और मैसूर का जो ट्रेड है वो केवल रह जाए। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, और सेकेंड मैसूर वॉर ब्रोक आउट हुआ 1780 में। हैदर अली इस वॉर में मारे गए, लेकिन जल्द ही उनका बेटा टीपू सुल्तान जो था उसने इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, और अल्टीमेटली मैंगलोर की ट्रीटी साइन की गई 1784 में, जिससे ये कनकेस्ट रिस्टोर हुआ और दोनों ही तरफ से ये झगड़ा ख़त्म हो गया। तो इस तरह से सेकेंड मैसूर वॉर भी समाप्त हो गया। फिर इसी सीक्वेंस में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया। जो इमीडिएट कॉज थे थर्ड मैसूर वॉर के, क्या कारण थे, वो था कि टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने ट्रावनकोर पर अटैक किया, तो जिससे जो रूलर थे वहाँ के उन्होंने कंपनी की हेल्प मांगी, और ये जो एक्ट था कंपनी के अगेंस्ट वॉर बन गया। अभी ये निज़ाम और जो मराठास थे वो ऑलरेडी अलार्म पर थे टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई पावर को लेकर के, और वो उसे एक डेंजर मानते थे अपनी पावर के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रिपल अलायंस किया गया मराठास, निज़ाम और ब्रिटिश के साथ टीपू सुल्तान के अगेंस्ट 1790 में। अब जो टीपू सुल्तान थे उन्हें एक ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया गया सेरिंगपट्टनम में 1772 में। टीपू जो थे, टीपू सुल्तान, वो वापस अपनी टेरिटरीज मराठा से वापस अपनी टेरिटरी चाहते थे, और निज़ाम और ब्रिटिश जो थे वो टीपू के कंट्रोल में जितने भी टेरिटरीज थे वो वापस उनसे लेना चाहते थे। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इसी क्रम में। टीपू जो थे वो काफ़ी डिटरमाइंड थे अपनी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो उनकी हार हुई थी। ब्रिटिश, निज़ाम, मराठास, इन तीनों ने मिलकर के टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जो वॉर किया था, और उसमें और सेरिंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी उसमें उन्हें वो ट्रीटी ज़बरदस्ती साइन करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को, और उनके जो टेरिटरीज थे मराठास के और निज़ाम के उन्हें वापस करना पड़ा था। तो ये अपनी जो इंसल्ट थी वो भूल नहीं पाए थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, और उन्होंने अपना कैपिटल फोर्टिफाई किया और कुछ नए सोल्जर्स रिक्रूट किए अपनी कैवलरी में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वेल्सले, उन्होंने टीपू के कैपिटल पर अटैक किया, और उन्हें निज़ाम और मराठा का भी इसमें सपोर्ट मिला। टीपू का कैपिटल जो था सेरिंगपट्टनम, उसे कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और इसमें टीपू सुल्तान मारे गए अपने कैपिटल को डिफेंड करते हुए, और अंग्रेज़ों का जो है पूरा कंट्रोल हो गया मैसूर के एक बहुत बड़े पार्ट में, जिसमें कैनरा, कोयम्बटूर और सेरिंगपट्टनम भी इंक्लूडेड था। फ्रेंच जो थे उन्होंने भी टीपू को इस वॉर में जो सपोर्ट किया था उन्होंने भी ओवरथ्रो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ, और जो फाइनल रिज़ल्ट हुआ इस वॉर का ये हुआ कि ब्रिटिशर्स का मैसूर पर भी पूरा अधिकार हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पावर जो थी इंडिया की उस समय वो थी मराठास की, है ना। मराठास जो थे वो इंडिया में बहुत बड़ी पावर के रूप में अभी भी बचे हुए थे ब्रिटिश कंट्रोल से। मराठा एम्पायर जो था उस समय पर वो बड़े बड़े चीफ्स के हाथ में था, जिसमें पेशवा थे पूना के, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, और नागपुर के भोंसले थे। तो ये जो 5 चीफ्स थे, कन्फेडरेसी इनकी थी अपनी अपनी। यहाँ इनके 5 चीफ्स के हाथों में था पूरा मराठा एम्पायर, तो बटा हुआ था इस तरह से। पेशवा जो होते थे वो कन्फेडरेसी के नॉमिनल हेड होते थे, लेकिन जो पूरे ये 5 थे वो आपस में ही जो है इनके आपस के संबंध जो थे बहुत ही बिटर थे, कड़वे थे, है ना। 1801 और 2 में होलकर और सिंधिया के बीच में एक वॉर हुआ पेशवा की सुपरमेसी को लेकर के। पेशवा जो थे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स के पास गए हेल्प मांगने के लिए, और सब्सिडरी अलायंस में एंटर हो गए। इवन उनकी ये जो मूवमेंट थी इसके दौरान पेरिल जो मराठा के चीफ थे वो अनेबल थे अपनी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनाइट होने में। तो जो सिंधिया और भोसले वो यूनाइट हो गए, एक हो गए उसके अगेंस्ट
पर अब बहुत देर हो चुकी थी और मराठा आर्मी जो थी उसे डिफीट कर दिया गया, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। मराठा एलिज जो थे उन्होंने शांति पीस ट्रीटी के लिए बात की आपस में, और फिर वो भी सब्सिडरी एलाइज में शामिल हो गए ब्रिटिशर्स के साथ। फर्दर जो दिल्ली था वो भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया सिंधिया से, और सिंधिया और जो शाह आलम थे वहाँ के एम्परर दिल्ली के, उनसे दिल्ली को भी ले लिया। डिस्पाइट जो ये सारी डिफीट्स थी मराठा चीफ की, इंदौर के होलकर की, बस इंदौर के होलकर जो थे वही बचे थे, बाकी चारों मराठा चीफ जो थे अब वो ब्रिटिशर्स के हाथों हार चुके थे। और कंपनी की जो अथॉरिटी थी लंदन में वो बहुत खुश नहीं थी इतने वॉर के जो हैवी एक्सपेंडिचर हो रहा था। तो वेल्सली जो थे इसीलिए उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, और जिन्होंने होलकर के साथ पीस ट्रीटी साइन की। कुछ साल के लिए वेल्सले के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सपेंशन का जो था, एक्सपेंशन को उन्होंने रोक दिया इंडिया में, और उन्होंने अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट करना शुरू किया। जल्द ही एक्सपेंशन का एक नया दौर उन्होंने फिर शुरू किया यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टॉप करने के बाद। तो इस तरह से पूरा मैसूर मराठा उनके हाथों में आ गया। अब सिख बचे थे, केवल सिख जो थे वो एक मेजर पावर इंडिया में बचे हुए थे जो अभी भी इंडिपेंडेंट थे। जो पंजाब था वो रंजीत सिंह के अंडर में था, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिख थे वो मिस्र में ऑर्गेनाइज्ड थे। रंजीत सिंह ने सिख मिस्र को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और वो सक्सेसफुली अफगान रूलर्स के अगेंस्ट जो इन्वेशन थे, उन्होंने जो उनके आक्रमण थे उनसे उन्होंने बचाया अपने मिसलों को, और महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब का महाराजा एक्सेप्ट कर लिया। वो एक बहुत ही एबल राजा थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी टेरिटरीज पर अपना पावर जमा के रखा, जिसमें पेशवा, मुल्तान, कश्मीर, कांगड़ा और भी जो दूसरे हिली स्टेट्स थे वो शामिल थे। महाराजा की डेथ के बाद 1838 में सिचुएशन हालांकि चेंज हो चुकी थी। रंजीत सिंह की डेथ के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई पंजाब में। खालसा जो सिख एलिमेंट थी आर्मी में, खालसा जो थी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया स्टेट के अफेयर में। खालसा जो था किंग मेकर का रोल उन्होंने निभाया। दलीप सिंह जो सक्सेसर थे रंजीत सिंह के, वो एक वीक रूलर थे, और जो पंजाब राज्य था वहाँ पर उनकी माँ रानी जिंदेन जो थी अपने फेवरेट ऑफिसर्स की हेल्प से वहाँ का रूल वो चलाने लगी। बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया और खालसास को इनवाइट किया अटैक करने के लिए। फिर 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया। सिख जो थे वो बुरी तरीके से हार गए और पंजाब ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ गया। 1848 में कई सारे रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पंजाब में। ये जो रिवोल्ट्स थे इनका रिजल्ट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। फाइनली पंजाब की आर्मी जो थी वो हार गई और जो पावरफुल स्टेट रंजीत सिंह ने बनाया था वो ख़त्म हो गया। पंजाब अब फाइनली डलहौजी के एनेक्सेशन में आ गया और डलहौजी वहाँ का गवर्नर जनरल बन गया। डलहौजी के टेन्योर में जो ब्रिटिश थे उनका पावर काफ़ी बढ़ गया। इंडिया में वो एक पैरामाउंट पावर के रूप में उभरे। जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी वो स्टैब्लिश हुई दो मेथड से, पहला डायरेक्ट एनेक्सेशन से और दूसरा सब्सिडरी सिस्टम से। पंजाब और सिंध जो थे वो डायरेक्ट एनेक्सेशन का एग्जाम्पल थे, जबकि जो मेथड था ये प्रोवोकेशन का, वो प्रोवोकेशन के बिना इसे यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो जो दूसरा मेथड था वो फ्रीक्वेंटली उसे यूज़ किया गया। राजा दिलीप सिंह जो उनको पेंशन पर रखा गया और लंदन भेज दिया गया। गुलाब सिंह जो थे वो जम्मू और कश्मीर के रूलर थे। बदले में जो ब्रिटिश थे उन्हें कोहिनूर, फेमस कोहिनूर डायमंड और क्वीन मिला, जो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को दे दिया। फिर है एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ब्रिटिश जो थे अपनी पावर को सिंध में भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जहाँ पर एक ग्रेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिखती थी ब्रिटिशर्स को। वहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे सिंध में इंटरेस्टेड थे और वो कई सालों से उसे ट्रेस कर रहे थे। फिर 1809 में उन्होंने उस पर ध्यान दिया और वहाँ पर एक ट्रीटी साइन की वहाँ के जो रूलर थे, अमीर थे सिंध के, उनके साथ। और इस ट्रीटी में उनको, अमीर को प्रॉमिस किया गया कि जो फ्रेंच हैं वो उनकी टेरिटरी को
पास थ्रू नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने वहाँ पर रोड्स और रिवर्स जो थे वहाँ पर मिलिट्री के पर्पस से उनको यूज़ करना बैन कर दिया फ्रेंच को, और एक ट्रीटी साइन की, जो ट्रीटी साइन हुई थी 1832 में, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अफगान वॉर के दौरान जो ब्रिटिश थे उस ट्रीटी का उन्होंने वायलेशन किया और अपनी आर्म फोर्सेस को अफ़गानिस्तान लेके गए सिंध से होते हुए 1839 में, और जो अमीर थे उनसे काफ़ी सम ऑफ मनी भी डिमांड की उन्होंने। चार्ल्स नेपियर ने डिसाइड किया कि वो सिंध को अब एनेक्स कर लेंगे, और बिना कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन किए हुए वॉर का उन्होंने सिंध पर अटैक कर दिया, और कुछ रेसिस्टेंस फेस करने के बाद 1843 में सिंध का एनेक्सेशन मिल गया ब्रिटिश को। मीन्स ऑफ एनेक्सेशन, क्या क्या साधन अपनाए थे इंडिया की टेरिटरी को एनेक्स करने के लिए। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो मेथड था एनेक्सेशन का वो लॉर्ड डलहौजी ने फॉर्मुलेट किया था। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो रूलर होता था अगर उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है और बिना अपने नेचुरल हायर के वो अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो वो जो टेरिटरी होती थी, जो स्टेट होता था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ जाता था। जो फर्स्ट विक्टिम था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का वो था सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी। दूसरा मेथड जो था एनेक्सेशन का वो था सब्सिडरी अलायंस। ये जो मेथड था ये काफ़ी टैक्टफुल स्टेप था, काफ़ी टैक्टिक था ये स्टेप जिसे ब्रिटिशर्स ने लिया था इंडियन किंगडम को एनेक्स करने के लिए। इसे लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये यहाँ दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे सब्सिडरी अलायंस के। लॉर्ड वेल्सले जो था वो अलायंस में एंटर हुआ। कई सारे इंडियन रूलर्स के साथ उसने संधियाँ की। जो रूलर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया इस अलायंस को, सब्सिडरी अलायंस को, और कुछ कंडीशंस मानने के लिए वो अग्री हो गए। सब्सिडरी अलायंस जिस राजा के साथ साइन की जाती थी, रूलर के साथ साइन की जाती थी, उन रूलर्स को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ता था पूरे देश में, और ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे उन्हें मेंटेन करना पड़ता था अपने राज्य में। उनका जो खर्चा था वो उस राजा को ही उठाना पड़ता था। जो रूलर थे वो वहाँ पर उस रूलर को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था जो कंपनी के इंटरेस्ट के हित में ही काम करता था। वहाँ पर जो रूलर था वो दूसरे पॉलिटिकल एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता था बिना ब्रिटिश कंपनी के परमिशन के। फिर और नेक्स्ट जो रूलर होते थे वो किसी नॉन ब्रिटिश यूरोपियन को अपनी सर्विस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट का अगर कोई केस होता था किसी दूसरी पावर के साथ तो जो रूलर होते थे उन्हें इंग्लैंड के डिसीजन पर रहना पड़ता था। बदले में इन कंडीशन को मानने के बदले में जो कंपनी थी वो रूलर को प्रोटेक्ट करती थी किसी भी इंटरनल डिसऑर्डर या फिर एक्सटर्नल डेंजर से। तो ये सब्सिडरी अलायंस की शर्तें होती थी जो राजा को, रूलर को माननी पड़ती थी। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ इंडियन रूलर, क्या कारण थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक टेरिटोरियल पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई और ब्रिटिश सुपरमेसी पूरे देश में स्प्रेड हो गई। तो कुछ मेन कॉजेज थे जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने इंडियन रूलर को हराया और पूरे देश पर अपना शासन कर लिया। So the causes were attendance of unity, absence of unity among Indian rulers। जो भारतीय राजा थे, इंडियन रूलर्स थे अलग अलग प्रोविंसेस के, वो खुद ही आपस में लड़ते रहते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, और इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और वो एक ट्रेडिंग कंपनी से एक मेजर पावर बन गए, टेरिटोरियल पावर बन के उभरे इंडिया में। दूसरा था लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। इंडियन रूलर्स जो थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, उनमें लॉयल्टी नहीं थी, और ये जो कंसर्न था उनकी टेरिटरी के लिए वो सिर्फ अपने स्टेट तक ही था। जो नेशनलिज्म की भावना थी वो सिर्फ अपने राज्य तक था उनका, और कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इनके बेस पर उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, और ये जो था एक उनकी वीकनेस के रूप में साबित हुआ। इंडियन आर्मीज़ जो थी वो यूरोपियन आर्मी की तरह, ब्रिटिश आर्मी की तरह
वेल ट्रेंड नहीं थी, उनके जो टूल्स और उनके पास जो वेपन्स होते थे वो इतने ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नहीं होते थे, और इंडियन आर्मी फिज़िकली भी काफ़ी वीक होते थे। ये जो है एक बहुत बड़ा लैक था उनमें, कमी थी उनमें। लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन रूलर्स जो थे वो उनके पास सिविल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। तो जबकि सिविल और फाइनेंशियल सपोर्ट की जहाँ पर ज़रूरत होती थी वहाँ पर वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे वो हमेशा ही अपने बिजनेस पर डिपेंड करते थे और अपने ही काम से काम लेते थे, अपने ही हितों के लिए काम करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन में जो रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे, उनकी सुपीरियॉरिटी पूरे यूरोप में बढ़ गई थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया था जो ब्रिटिश में, इसी का रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इससे उन्हें बेटर गन्स की सप्लाई रेगुलर होती रही, कैनन्स की, और नए इक्विपमेंट्स उनको मिलते रहे। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने जो है डिप्लोमेसी अपनाई और सक्सेसफुल भी हुए वो इंडियन रूलर्स के बीच में डिसेशन लाने में, और जो डिफरेंट कास्ट थे, क्लासेस थे, रिलीजन थे, उनके बीच में उन्होंने क्लैशेस करवाए, और इस तरह से जो एक को दूसरे से लड़वाया, एक को दूसरे के अगेंस्ट हेल्प किया, जिससे उनका जो टेरिटरी पर अधिकार हो गया। और इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये बेसिकली इसी पर बेस था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक्सपेंड किया अपने पावर को पूरी इंडिया में। ठीक है, read the both part of this chapter very nicely and listen the explanation both of the part of this chapter very carefully, and after that write down the terms given here, and I will provide you the book exercise and question answer after that. Okay, till then, goodbye, take care.